तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो बात की थी, गिरफ्तारी की बात की कि गिरफ्तारी किसे कहते हैं, और आपको बताया गया था कि गिरफ्तारी संपूर्ण स्वतंत्रता का हरण है। विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से और विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा, यानी अगर संपूर्ण स्वतंत्रता का हरण यह विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ने नहीं किया है, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक नहीं हुआ, तो आप संबंधित व्यक्ति की पकड़ हुई है या संबंधित व्यक्ति को मिथ्या कारावास में रखा गया है, इन शब्दों का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन वो गिरफ्तार है यह नहीं कहा जा सकता। गिरफ्तारी अपने में एक गतिविधि है जो कानून के मुताबिक चलेगी और कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम लोगों ने देखा था कि कई लोग थे जो गिरफ्तारी के लिए प्राधिकृत थे, पुलिस ऑफिसर, वारंट के अधीन काम करता हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति वारंट के अधीन काम कर रहा है वो भी गिरफ्तारी के लिए प्राधिकृत है, ऑथोराइज है संबंधित कोर्ट के द्वारा, जिसने गिरफ्तारी के लिए वारंट इशू किया है। वारंट कब इशू होता है, कौन इशू कर सकता है, किसको इशू कर सकता है, वारंट कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बातों की चर्चा होगी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि वारंट के अधीन काम करता हुआ आदमी भी गिरफ्तारी कर सकता है। तो एक वारंट के अधीन काम करता हुआ व्यक्ति, दूसरा पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति यह भी गिरफ्तारी कर सकता है, मजिस्ट्रेट यह भी गिरफ्तारी कर सकता है। भिन्न भिन्न स्थितियां ये देखी थी हम लोगों ने। अब जो सेक्शन डिस्कस होगा वो उस दशा का वर्णन करेगा कि जिसको गिरफ्तार होना है, जिसको गिरफ्तार होना है मीनिंग देयर बाय जिसको गिरफ्तार किया जाना है वो बंद स्थान में प्रविष्ट, ये हो गया। तो ये व्यक्ति जो गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत है, चाहे वारंट के अधीन और चाहे बिना वारंट के, ये व्यक्ति क्या एक्शन इस आदमी के खिलाफ ले सकता है जो बंद स्थान में प्रविष्ट हो गया। अब क्योंकि स्थान बंद है तो इस व्यक्ति को जो गिरफ्तारी करना चाहता है, इस बंद स्थान में प्रवेश करने के लिए कानून क्या सुविधाएं दे रहा है और कानून क्या अधिकार दे रहा है, इसकी चर्चा पिछली सीआरपीसी में सेक्शन 47 उसमें थी और अब सेक्शन 44 इसमें दी गई है। कहता है कि यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, यानी यहां से एक बात तय हो जाती है कि गिरफ्तारी के वारंट ये किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकते हैं कि वो वारंट में जिसका नाम उल्लिखित है उसे गिरफ्तार कर लें। जरूरी नहीं है कि वारंट पुलिस ऑफिसर को ही दिया जाए, क्योंकि लिखा है। और जब हम लोग वारंट के सेक्शन पर पहुंचेंगे तो वहां एक सेक्शन आएगा कि वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, तो वहां वो लिखेगा कि सामान्य तौर पर वारंट पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होंगे, लेकिन आगे भी लिखेगा कि परिस्थितियों को देखते हुए वारंट किसी को भी निर्दिष्ट होंगे। यानी जरूरी नहीं है कि वारंट पुलिस ऑफिसर इसी को दिया जाए,
ये प्राइवेट पर्सन, उसे भी मिल सकता है। और प्राइवेट पर्सन ये भी वारंट के निष्पादन में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ये कर सकता है। और वहां जो कुछ लिखा है उसी से मिलता जुलता यहां लिखा है। इसीलिए कह रहा है कि यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, उसने किसी व्यक्ति को शब्द प्रयोग किया है, उसने पुलिस ऑफिसर ये शब्द प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वारंट किसी को भी मिल जाएगा। इसीलिए लिखा है उसने कि किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को, यानी द पुलिस ऑफिसर हु इज ऑथोराइज्ड टू अरेस्ट अ पर्सन। हमने कहा दो ही स्थितियां हो सकती व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए। या तो कोई व्यक्ति है जो वारंट के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, और एक और सिचुएशन हो सकती, वो स्थिति क्या है कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, कहता है यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है, या तो प्रविष्ट हुआ उसी के सामने, और या उसे विश्वास है कि इसके अंदर वो मौजूद है। तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का भार साधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा। यहां लीगल ड्यूटी ये क्रिएट की गई है। ये विधिक कर्तव्य का उदाहरण है। और ये विधिक कर्तव्य किसके लिए निर्मित हुआ? उस स्थान के भार साधक व्यक्ति के लिए या उस स्थान के स्वामी के लिए, जो कि उस बंद स्थान का या तो भार साधक है या स्वामी है जिसमें वो व्यक्ति प्रवेश हुआ है, या वो व्यक्ति है जिसे पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार करना है। इसके लिए विधिक कर्तव्य है कि अगर वो व्यक्ति या पुलिस ऑफिसर जो गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत है वो इससे मांग कर रहा है तो ये उसे अबाध प्रवेश करने देगा, यानी कोई बाधा ये उसके मार्ग में नहीं खड़ी करेगा। और आपने देखा मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत है और यहां उसकी चर्चा नहीं हुई, यानी मजिस्ट्रेट जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत है वो बंद स्थान में प्रवेश कर जाए तो स्थिति क्या बननी चाहिए? इसके संबंध में बीएनएसएस में कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन हमने पहले भी कहा कि जेरोम फ्रैंक उनकी अवधारणा के मुताबिक काम करिए कि मामलों का निर्णय तर्क के आधार पर यह होना चाहिए। जब एक पुलिस ऑफिसर या वारंट के अधीन काम करता हुआ व्यक्ति ये किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उस स्थान के भार साधक व्यक्ति जिस बंद स्थान में वो प्रवेश हुआ उससे ये मांग कर सकते हैं कि वो उन्हें अबाध प्रवेश करने दे, तो ये बात मजिस्ट्रेट के मामले में लागू क्यों नहीं होगी? तो भले ही स्पष्ट रूप से ये न लिखा हो कि मजिस्ट्रेट को प्रवेश करने देगा, यहां ये माना जाएगा कि अगर मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी के प्रयास कर रहा है और वो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार होना है वो बंद स्थान में प्रवेश कर गया तो सेक्शन 44 उस दशा में भी लागू हो जाएगा। और उस बंद स्थान का जो भार साधक है, ये जो स्वामी है, वो उसे अबाध प्रवेश करने देगा मांग करने पर। यूं तो आप देखेंगे, हमने पिछले लेक्चर उसमें भी चर्चा की थी कि पुलिस ऑफिसर ये प्राइवेट पर्सन, इसके लिए तो लिखा है कि इतने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन जब मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी करेगा तो ये नहीं लिखा है कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। कौन? गिरफ्तार हुआ व्यक्ति। लेकिन दो कारण जिनकी वजह से मजिस्ट्रेट के संबंध में ये समझ लिया जाएगा
कि भले ही मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार किया है, लेकिन उसे 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष, दूसरे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना चाहिए। एक तो कारण वही है कि जब गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया गया है, तो केवल इस कारण से कि अब गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी बदलकर मजिस्ट्रेट हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता और इस व्यक्ति को भी वहां ले जाना चाहिए। ठीक है, यानी मजिस्ट्रेट को, गिरफ्तार व्यक्ति को दूसरे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना चाहिए। एक और कारण, कोई ये कह सकता है कि सब क्रिमिनल लॉ है, जो लिखा है सिर्फ वही करेंगे, मजिस्ट्रेट के लिए ये तो लिखा नहीं कि अगर मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी करता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को, ठीक है, दूसरे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करे, ये लिखा नहीं। तो आप लिखे पढ़े में ये बात दिखाइए। तो इन्हीं दशाओं के लिए आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 तो सब ठीक है, हर नागरिक को प्राप्त होगा। अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे गिरफ्तारी के कारणों की सूचना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दी जाएगी और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा और उसे लीगल कंसल्टेशन ये करने का मूल अधिकार ये भी प्राप्त रहेगा। तो जो फंडामेंटल राइट है उसका, तो मजिस्ट्रेट महोदय स्वयं गिरफ्तारी करने की स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को दूसरे मजिस्ट्रेट के समक्ष क्यों नहीं ले जाएंगे? तो दो तर्क उभर आते हैं और हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि इसीलिए निर्णयज विधि इस ढंग की आई है कि अगर मजिस्ट्रेट ने भी गिरफ्तारी की है तो 24 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार व्यक्ति को दूसरे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो सेक्शन 34 जो गिरफ्तार होने के लिए जो व्यक्ति दायित्व के अधीन है उसके बंद स्थान में प्रवेश कर जाने की दशा में प्रक्रिया गिरफ्तारी की यह विनियमित कर रहा है। यह मजिस्ट्रेट को लागू नहीं होगा, इसका कोई कारण नहीं दिखता। तो एक बड़ी सीधी बात कि वो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार होना है अगर बंद स्थान में प्रवेश करता है तो बंद स्थान का जो भार साधक व्यक्ति है, क्योंकि जरूरी नहीं बंद स्थान का जो स्वामी है वही रह रहा होगा, लोगों के मैनेजर, लोगों के किराएदार, ये बंद स्थान के भार साधक ये हो सकता है। तो जो भार साधक व्यक्ति है उसका यह विधिक कर्तव्य है कि गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को अबाध प्रवेश करने दे। ये लीगल ड्यूटी सेक्शन 44 इसके नाते संबंधित व्यक्ति की होगी और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। हमने एक बार और आपसे बात की थी जब डीन रास्को पाउंड हम पढ़ा रहे थे, हमने आपसे कहा था कि दो भूमिकाएं हो सकती हैं, एक एक्टिव रोल प्ले करना और एक न्यूट्रल रोल प्ले करना। हम न्यूट्रल बने रहेंगे, हम ना इधर झुकेंगे ना इधर झुकेंगे, जो हो रहा है उसे उसी गति से होने देंगे और जो कुछ सामने आएगा उसे स्वीकार करेंगे। एक भूमिका यह हो सकती है और दूसरी भूमिका एक्टिव रोल इसकी हो सकती है। पहले से सवाल रहे हैं कि जज को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए
ये जज को न्यूट्रल रहना चाहिए। अब तो 20 साल पहले देखें तो मान्यताएं ये थी कि जज को न्यूट्रल रहना चाहिए, उसको एक्टिव रोल प्ले नहीं करना चाहिए। ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो अपने मामले को स्थापित करे और डिफेंस अपना बचाव करे। ना हम डिफेंस की ओर, ना हम प्रोसिक्यूशन की ओर। लेकिन कालांतर में यह देखा गया कि प्रोसिक्यूशन ये अक्सर अभियुक्त से पैसे लेकर उसकी तरफ मिल गया। जो प्रोसिक्यूशन का संचालन करने वाले लोग थे, उन्होंने बचाव पक्ष से समझौता कर लिया और दोनों पक्षों के वकीलों ने मिलकर जो पीड़ित था उसको जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। तब एक बात आई कि जज को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, यानी जज को स्वयं इस प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए कि न्याय घटित हो। यानी अगर कोई साक्षी ये न्याय घटित होने के लिए परीक्षित होना जरूरी है और दोनों पक्षों में से कोई उस साक्षी को प्रस्तुत करने और परीक्षित कराने के लिए तैयार नहीं है, तो जज को स्वयं उस साक्षी को आहूत कर लेना चाहिए। ये ताकत 1898 से न्यायाधीशों को प्राप्त रही है और 1973 की जो सीआरपीसी है उसमें भी सेक्शन 311, उसमें 2 पैराज हैं, उनमें एक पैरा में हमेशा से न्यायाधीशों को प्राप्त रही है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं हुआ। ये लिखी रही किताबों में, इसका प्रयोग अब होना शुरू हुआ और जजों ने एक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया। अब स्थिति यह है कि अगर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस मिल जाए और फिर भी ये अभियुक्त छूट जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब एक्टिव रोल है। अब जज ये देखने की कोशिश करेगा कि क्या जो कुछ साक्ष्य आना चाहिए था वो सब आया है। यदि नहीं तो जज एक्टिव रोल प्ले करेगा और वो सब कुछ करेगा जो न्याय के घटित होने के लिए जरूरी है। तो सेक्शन 44 इसकी जो लास्ट लाइन है वो एक्टिव रोल प्ले करने की अपेक्षा कर रही है। किससे? बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति से। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतने पर खत्म नहीं होगी कि आप गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को अबाध प्रवेश करने दें, यहीं पर खत्म नहीं होगी। आप सब उचित सुविधाएं देंगे उसे। यानी अगर रात का वक्त हो रहा है, किसी ऐसे कमरे में है, उसे किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां अंधेरा है, बिजली इसका स्विच कहां पर है उसे नहीं मालूम, तो तुम सिर्फ इतना नहीं करोगे कि हमने अबाध प्रवेश करने दिया और हम भैया बाहर खड़े, जाके देख लो। आप सब उचित सुविधाएं देंगे, यह भी आपका विधिक कर्तव्य है। आप बिजली का स्विच ऑन करें, सारी रीजनेबल फैसिलिटीज ये आप प्रोवाइड कराएंगे, ये आपकी लीगल ड्यूटी है। कहता है और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। यानी तलाशी लेने के प्रयोजनों से जो जो फैसिलिटीज उसे चाहिए सब देनी होगी आपको, और कानून इसी ढंग से इनेक्ट किया जाता है। यहां वो फैसिलिटीज बता नहीं रहे कि आप ये फैसिलिटी दोगे, ये फैसिलिटी दोगे, क्योंकि बताने में तो हो सकता है कोई छूट जाए, और अगर बता दी
तो फिर सिर्फ जो बताई है उन्हीं फैसिलिटीज को देने की जिम्मेदारी होगी, जो नहीं बताई है उन्हें प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए बेहतर यह है ये शब्द लिख दिया जाए कि सब उचित सुविधाएं देगा, जितनी जो कुछ उचित हो। तलाशी लेने के प्रयोजन से आपने घर में कुत्ता बांध रखा, कुत्ता तो भड़केगा, तुमने दरवाजा खोल दिया और खुद बाहर खड़े हो गए। अब कुत्ते का हटना जरूरी है तलाशी लेने के लिए, तुम कह रहे अपने आप जाओ ले लो। तो ये शब्द अगर नहीं लिखे होंगे सेक्शन में तो पूरा सेक्शन निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए बेयर में एक एक बात लिखी जाती है और फिर जो छूट जाती है वो इंटरप्रिटेशन की कला इससे लाई जाती है। वो कैसे आती है जब कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन यहां उसने सीधे कहा कि तलाशी लेने की सब उचित सुविधाएं ये देंगे आप। अब कहता है यदि ऐसे स्थान में, कैसे, ऐसे सर्वनाम है, ये ऐसे शब्द प्रोनाउन है जो किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है, बंद स्थान, जिसमें गिरफ्तार होने के लिए दायित्व के अधीन व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है, उस बंद स्थान के लिए ऐसे स्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए प्रोनाउन है। कहता है यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा 1 के अधीन नहीं हो सकता, उपधारा 1 के अधीन नहीं हो सकता यानी बंद स्थान का जो भार साधक है या बंद स्थान का जो स्वामी है वो अबाध प्रवेश करने नहीं दे रहा, ठीक है ना, तो ये कहा जाएगा कि हमने उनसे अनुमति मांगी और वो अबाध प्रवेश नहीं करने दे रहे, तो उपधारा 1 के मुताबिक बंद स्थान में प्रवेश नहीं हो सकता। अगर पोजीशन ये है तो सबसेक्शन 2 ये शुरू हो जाएगा। कहता है तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन काम कर रहा है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहां तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश करने के लिए किसी गृह या स्थान के, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर खोले और यदि अपने अधिकार और प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने की सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात वह अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसे ताकत दी है किसे, जो वारंट के अधीन काम कर रहा है उस आदमी को, या उसे जो वारंट प्राप्त कर लेने के लिए अधिकृत है, यानी संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वो चाहे तो उसे वारंट मिल जाएगा, लेकिन वारंट लेने वो इसलिए नहीं जा पा रहा कि अगर वारंट लेने जाएगा तो ये व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करना है ये भाग जाएगा, मिलेगा ही नहीं, और ये बंद स्थान में प्रवेश कर गया और बंद स्थान में उपधारा 1 के मुताबिक प्रवेश हो नहीं पा रहा। तो आप उपधारा 1 के अधीन प्रवेश नहीं हो पा रहा, ये कब कह पाएंगे, जब आप बंद स्थान के भार साधक या स्वामी से निवेदन करेंगे कि हमें अबाध प्रवेश करने दो और वो अबाध प्रवेश नहीं करने देगा, तभी तो। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट मेक ए रिक्वेस्ट, और जब तुम्हारी रिक्वेस्ट पर न सुने तब आपको हक होगा कि वो बंद स्थान का जो भीतरी या कोई बाहरी द्वार है वो घर अभियुक्त का है, यानी वो बंद स्थान उस व्यक्ति का है जिसे गिरफ्तार होना है, या किसी और का है। अभियुक्त शब्द का जानबूझकर
ठीक है, प्रयोग करने के बाद हमने छोड़ दिया, क्योंकि गिरफ्तार वारंट के अधीन सिर्फ अभियुक्त नहीं होगा, वारंट के अधीन गिरफ्तार कोई भी हो जाएगा जिसकी जरूरत न्यायालय को होगी। ठीक है ना? हाँ, यह भी ठीक है कि अभियुक्त भी वारंट के अधीन गिरफ्तार होगा, इसलिए अभियुक्त शब्द का प्रयोग करना ज्यादा ठीक नहीं है। ज्यादा ठीक यह है कि हम यह कहें कि वो व्यक्ति जिसे वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाना है, या वो व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हो सकता है लेकिन उसके भाग जाने की संभावना के दृष्टिगत वारंट प्राप्त नहीं किया गया, ये इन शब्दों का प्रयोग ज्यादा ठीक है, इसलिए ये शब्द यहां लिखे गए। अब इस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है, यह बंदिस्थान का भीतरी या बाहरी द्वार तोड़कर खोल सकता है अगर जरूरत पड़े, अन्यथा लिखा हुआ प्रवेश करे और तलाशी ले, यानी बंदिस्थान का भीतरी या बाहरी द्वार खुला हुआ है तो तोड़ने की क्या जरूरत है? तो आपके पास अधिकार है कि आम रिक्वेस्ट तुमने नहीं घुसने दिया तो आप घुसो और तलाशी लो। ठीक है, आप घुसो और तलाशी लो। अब घुसे और तलाशी ले, इसके लिए किसी भीतरी या बाहरी द्वार को तोड़ना, इसके बिना हो ही नहीं सकता, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन पहले ये आपको निवेदन ही करना है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद कहता है परंतु यदि कोई ऐसा स्थान, ऐसा कमरा है जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न ऐसी महिला के वास्तविक अधिभोग में, जो रूढ़ के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती, तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस महिला को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिए उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा, और तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है। लेकिन जरूरी क्या है? देखिए, जब आप प्रोसीजर पढ़ते हैं तो हमेशा प्रोसीजर में जो ध्यान देने लायक बात होती है, वो बात वहां पर होती है जहां पर आपको ताकत मिल रही होती है। प्रक्रिया जब भी अधिनियमित की जाती है तो क्यों अधिनियमित होती है? जो सबस्टेंटिव लॉ अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न कर रहा है, उन्हें धरातल पर कैसे लागू किया जाए, इन प्रैक्टिकल कैसे लागू किया जाए, इसकी व्यवस्था बनाने के लिए प्रक्रिया ये बनाई जाती है। हमने आपसे चर्चा की थी, आईपीसी कहती है जो हत्या करेगा उसे फांसी मिलेगी। आप कहते हो इन्हें हत्या की, ये कहती है हमने उसकी मृत्यु कारित की है किंतु हत्या नहीं। अब आप ये कोई स्वर्ग से उतरे हुए व्यक्ति ये तो हो नहीं, और ये भी स्वर्ग से उतरी हुई ये हो ऐसा भी नहीं। आपके दावे और इनके दावे दोनों की जांच जरूरी है, तो दोनों की जांच होगी कैसे? जिस तरह दोनों के दावों की जांच होगी उस तरीके का विनियमन, यही प्रक्रिया का विनियमन कहलाता है। तो अगर प्रक्रिया नहीं होगी तो सारभूत विधि जिन अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, योग्यता और निर्योग्यता इन्हें उत्पन्न करती है, उन्हें धरातल पर उतारा ही नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि प्रक्रिया ही है जो इनफैक्ट रूल ऑफ लॉ को, ठीक है, सुनिश्चित करती है, अन्यथा रूल ऑफ लॉ हो ही नहीं सकता। तो जब आप प्रक्रिया पढ़ें तो हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि प्रक्रिया आपको जो कुछ करने की ताकत दे रही है, वो ताकत किन परिस्थितियों में दे रही है। कहता है कि आप
प्रवेश पा लिया उस बंद स्थान में जिसमें गिरफ्तारी के दायित्व के अधीन व्यक्ति ने प्रवेश किया, लेकिन उसकी तलाश आपको किसी ऐसे कमरे में करनी है जो बंद है और जिसके बारे में कहा गया है कि वो किसी स्त्री के अधिभोग में है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या वो स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है। वास्तविक अधिभोग का मतलब यह हुआ उसका पोजीशन है स्त्री का, लेकिन इस समय वो बंबई गई हुई है, तो वास्तविक अधिभोग में नहीं है। अब हम तोड़कर खोल लेंगे। हां, वास्तविक अधिभोग, इसका मतलब यह है कि स्त्री उसमें है, और स्त्री भी कैसी है जिसे रूढ़ि के मुताबिक लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा भी नहीं है तो भी प्रवेश हो सकता है, क्योंकि कानून जो कह रहा है वहीं तक तो रोक और वहीं तक तो अधिकार ये मिलेंगे। अब अगर ये है वास्तविक अधिभोग में है और स्त्री वहां है, तो फिर आपका यह कर्तव्य है कि उसे तोड़कर खोलने से पहले आप उस स्त्री को हट जाने के लिए उचित सुविधा ये दें। अब उचित सुविधा ये क्या है? ये उन स्थितियों में देखा जाएगा जिन परिस्थितियों में वो कमरा खोला जा रहा है, उन्हीं में देखा जाएगा कि उचित सुविधा ये किसे माना जाए। ठीक है, लेकिन उचित सुविधा आपको देनी होगी। फिर कहता है कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधि पूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरुद्ध है, मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है। कहता है अब पुलिस अधिकारी है, ये गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति है, ठीक है, कहता है अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधि पूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरुद्ध है क्या? हम गिरफ्तार करने गए, बंद स्थान में प्रवेश किए और तब तक हम ही को बंद कर दिया। ठीक है, हम ही को बंद कर दिया। भाई बंद स्थान के भारतादक व्यक्ति ने तब तक हम ही को एक कमरे में बंद कर दिया। अब कोई और आया, वो भी गिरफ्तार करने के लिए किसी को आया है, और जिसको गिरफ्तार करने आया वो भी उसी मकान में घुसा। ठीक है, तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए किसी बंद स्थान में प्रविष्ट हुआ और वहां वो देखता है कि कोई अन्य व्यक्ति वहां पहले से निरुद्ध है, इसलिए कि वो गिरफ्तार करने आया था, ये जो गिरफ्तार करने घुसा है उसी को बंद कर दिया गया, तो वो स्वयं को या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के लिए उस बंद स्थान में प्रविष्ट हुआ था और वहां निरुद्ध कर लिया गया, उसे मुक्त कराने के प्रयोजन से भी कोई बंद दरवाजा या कोई खिड़की तोड़कर खोल सकता है। यदि दो स्थितियों में जो दरवाजे और खिड़की हैं उन्हें तोड़ने का हक यह मिला है। एक स्थिति कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जब बंद स्थान का भारसाधक व्यक्ति या बंद स्थान का स्वामी उचित निवेदन करने पर भी गिरफ्तार न करने प्रवेश न करने दें, तब आप खिड़की और दरवाजा तोड़कर वहां घुस सकते हैं। और दूसरा, जब आप गिरफ्तार करने के लिए प्रवेश कर गए और स्वयं आपको निरुद्ध कर दिया, या कोई और आया था गिरफ्तार करने के लिए उसे निरुद्ध कर लिया, तो उसे मुक्त कराने के लिए भी आप खिड़की और दरवाजा तोड़ सकते हैं। यह सब सेक्शन 3 कह रहा है। आप देखें, कहता कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की
अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधि पूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरुद्ध है। ये वहां शब्द किसके लिए आया? बंद स्थान के लिए। मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है, ठीक है ना। बेयर पढ़ने का जो तरीका होता है वो तरीका यही है कि आप धीमे 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 पढ़िए और भाषा, इसके जो नियम हैं उनके मुताबिक पढ़िए। जैसे भाषा के नियम है कि जहां पर कामा है वहां आप थोड़ा रुके, तो अगर आप नहीं रुके भाषा के नियमों के मुताबिक तो अर्थ का अनर्थ यह होगा, अर्थ ही नहीं निकलेगा। और अगर रुककर भाषा के नियमों के मुताबिक पढ़ेंगे तो अर्थ अपने आप निकलता चलता है बेयर का। और ये बेयर रीडिंग ये एक आर्ट है जो जरूर सीखनी चाहिए। जब तक कानून में बेयर रीडिंग नहीं आती तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सबसेक्शन 3 ये अपने को और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो गिरफ्तारी करने के प्रयोजन से किसी बंद स्थान में प्रविष्ट हुआ था और वहां निरुद्ध हो गया, उसे मुक्त कराने के प्रयोजन से खिड़की और दरवाजा तोड़ने का हक ये उस व्यक्ति को देती है जो गिरफ्तारी के प्रयोजन से ऐसे स्थान में प्रवेश हुआ है। कहता है 45 अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। अब अगर सेक्शन 45 ना हो, जो पूर्व में कितना था 48, पहले ये बात सीआरपीसी में धारा 48 वहां लिखी थी, और अगर ये ना हो तो बात फिर अधूरी रह जाएगी। क्योंकि पुलिस अधिकारी इसे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है या वारंट के अधीन जिस व्यक्ति को गिरफ्तार होना है वो जिस स्थान में है उस स्थान से पलायन ये भी कर सकता है। इस समय शाहजहांपुर में है, जब तक हम गिरफ्तार करने आए वो हरदोई चला गया। जब हम हरदोई पहुंचे तो वो कन्याकुमारी चला गया, ठीक है ना। अब गिरफ्तारी कैसे होगी? या तो वारंट के अधीन या वारंट के बिना। वारंट पे लिखा होगा कि इस वारंट का निष्पादन अमुक स्थान में होना है। शाहजहांपुर निवासी आशीष त्रिपाठी को गिरफ्तार करके लाए थे, यही तो लिखा होगा, ठीक है। अब जब तक यहां आए तब तक हम कहीं और चले गए, तो फिर आगे जहां हम चले गए वहां हमारी गिरफ्तारी कैसे हो? पुलिस अधिकारी है, नॉर्मली जिस पुलिस जिले में जिस जिले में वो तैनात है उसी जिले में गिरफ्तारी ये तो करेगा। जिस जिले में वो तैनात ही नहीं है वहां गिरफ्तारी के प्रयोजनों से कैसे जाए, इन कठिनाइयों के अंत के लिए सेक्शन 45 और पूर्व में सीआरपीसी में सेक्शन 75 यह था। अब 75 की जगह कुछ और हो गया होगा। 75 में क्या लिखा था कि अगर किसी न्यायालय ने वारंट जारी किया है, 75 नहीं 77 होगा, 77 होगा, 77 की जगह पर कोई सेक्शन आया होगा, 79 है तो पहले 77 अब 79। उसमें क्या लिखा था कि अगर किसी न्यायालय ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है तो उस वारंट का निष्पादन पूरे भारत में कहीं भी हो सकेगा। अगर यह बात ना लिखी हो तो पूरे भारत में वारंट का निष्पादन कैसे होगा? और गिरफ्तारी या तो वारंट के अधीन या बिना वारंट, ठीक है। अब बिना वारंट हम गिरफ्तार करने चले
बीइंग ए पुलिस अफसर, तो हम जिस जिले में तैनात हैं उसी में तो करेंगे गिरफ्तारी, और जिसे गिरफ्तार होना है, गिरफ्तार होने से पहले वो तो पूरी तरह स्वतंत्र है, वो कहीं चला जाएगा। तो अगर दूसरे जिले में चला जाएगा तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? इन समस्याओं के अंत के लिए पहले सेक्शन 48 था, अब 45 है। क्या कहता है? यानी 45, ठीक है, अब और अब का 79 और पहले का 48 और 77, इन दोनों को एक साथ ले लें, क्योंकि दोनों एक ही बात कह रहे हैं। 77 वारंट के आधार पर वही बात कह रहा है, और 48 बिना वारंट गिरफ्तारी के संबंध में वही बात कह रहा है। अब 45, 48 का 45 हो गया और 77 का 79 हो गया। तो वारंट इसके अधीन गिरफ्तारी होनी हो या वारंट के बिना गिरफ्तारी होनी हो, ये पूरे भारत में कहीं भी हो जाएगी, ठीक है। अगर वारंट के अधीन होनी है तो पूर्व में 77, अब 79, ये उस व्यक्ति को हक दे रही है जिसे वारंट के अधीन गिरफ्तार करना है, कि पूरे भारत में कहीं भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके विरुद्ध वारंट जारी है। और अगर बिना वारंट गिरफ्तारी होनी है तो सेक्शन 45 वर्तमान में और 48 पूर्व में यह हक दे रही है कि पुलिस ऑफिसर कहीं भी जाकर के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कहता है पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। अगर यह सेक्शन न हो तब तो व्यक्ति बड़ी आसानी से पुलिस ऑफिसर की गिरफ्त से बाहर निकल जाएगा। और यहां बिना वारंट पुलिस ऑफिसर यह शब्द लाए, क्योंकि अगर वारंट के बिना प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार करेगा तो उसे गिरफ्तार करने की ताकत केवल तब है जब उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध किया जा रहा हो, ठीक है, तो वो गिरफ्तार कर सकता है। भाग गया तो गिरफ्तार नहीं कर सकता, वही कर पाए तो कर ले, ठीक है ना। और असंज्ञेय अपराध की दशा में तो पुलिस ऑफिसर ही कर सकता है और कर ही लेगा गिरफ्तार, ठीक है। तो पीछा करने की जरूरत बची नहीं, ठीक है। और मजिस्ट्रेट उसके लिए भी पीछा करने की जरूरत है ही नहीं। तो पुलिस ऑफिसर ये बिना वारंट गिरफ्तार करने के लिए जब प्राधिकृत है तो फिर ये अन्य अधिकारिताओं में पीछा कर सकेगा। इस सेक्शन की जरूरत भी है तो उन्होंने बना दिया। और वारंट के अधीन गिरफ्तारी होनी है तो भी इस प्रकार के सेक्शन की जरूरत है, क्योंकि वारंट के अधीन जिसे गिरफ्तार होना वो कहीं भी चला जाएगा, तो उसके लिए सेक्शन वो भी बना दिया। पूर्व में 79, पूर्व में 77 और वर्तमान में 79। ये आपके अन्य अधिकारिताओं में पीछा करने की ताकत ये दे रहे हैं। और जो पूर्व का सेक्शन 49 है और वर्तमान में सेक्शन 46 है, इसे हम कहां पढ़ते हैं? वर्तमान के सेक्शन 43 और पूर्व के सेक्शन 46 के साथ गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, उसका पूरक उपबंध यह सेक्शन 46 यहां दिया गया है। और पूर्व में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी कहां था? 46 में। तो पूरक उपबंध कहां था? 49 में। अब गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इसकी प्रक्रिया कहां थी? 45 में, ठीक है। 45 क्यों? 43 में, ठीक है। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? अब 43 में। पूरक उपबंध कहां? 46 में।
हम पूरा कुपबंद ये कह क्यों रहे? इसलिए क्योंकि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ये सेक्शन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो देखा था, वहां लिखा था कि गिरफ्तार करने में अगर व्यक्ति अपने को समर्पित नहीं कर रहा तो गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सब साधन ये प्रयोग में लाए जाएंगे। उस सेक्शन के साथ हम कौन सा पढ़ेंगे वर्तमान में? 46। सब साधन आप उपयोग में लाएंगे, लेकिन अनावश्यक अवरोध नहीं करेंगे। अनावश्यक अवरोध ये नहीं, क्योंकि आदमी आदमी है और आप उसे गिरफ्तार कर रहे हैं, इसके कारण से वो आदमी से कुछ न्यून ये नहीं हो गया है, वो अभी भी आदमी है। और अभी तो ये तय भी नहीं हुआ कि आप जिस बात के लिए उसे गिरफ्तार कर रहे हैं वो उसने की भी है या नहीं, ठीक है ना? पहले ये तो तय हो जाए। और गिरफ्तार बिना वारंट ये तो चलो तब भी ऐसे लोगों की, ठीक है, गिरफ्तारी का प्रावधान करती है जिनके खिलाफ कुछ तो है, भाई कुछ तो है, चाहे संघ के सशस्त्र बल के अभित्याजक हैं, चाहे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इसके अधीन उन्हें सौंपा जाना है, कुछ तो है। लेकिन अगर वारंट पर हो रही है तो हो सकता गवाह की हो रही हो सकता ऐसे व्यक्ति की हो रही हो जिसके ऊपर कोई आपराधिक अभियोग न हो। तो यह बात तो आनी चाहिए कि आवश्यक अवरोध ये तो करें आप, भाई गिरफ्तार करना है, वो अपनी गिरफ्तारी का बलात् प्रतिरोध ये कर रहा है, लेकिन उतना ही करें जितना आवश्यक हो। हमने पहले भी कहा कि गुंडे और लोक सेवक इनके बीच कोई फर्क ये तो दिखना ही चाहिए। लोक सेवक बदला ये तो नहीं लेगा, बदला लेने का काम तो गुंडे करते हैं। अगर उसने बलात् प्रतिरोध किया तो ठीक है। आप क्या करना चाहते थे? गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी जैसे ही खत्म हुई फिर वो अवरोध जो अनावश्यक है उसे करने की क्या जरूरत है? क्योंकि उसे करने का मतलब तो यह हुआ आप उससे बदला ले रहे हो। आपने गिरफ्तारी कर ली और थाने के हवालात में बंद कर दिया। अब थाने के हवालात में उसके हाथ पैर बांधने की क्या जरूरत? भाई अनावश्यक अवरोध ये क्यों? तो पूरक सेक्शन 49 में मिलता है और अब 46 में मिलता है, कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है, उससे ज्यादा अवरुद्ध नहीं करेंगे आप, जितना निकल भागने से रोकने के लिए जरूरी है। यह नहीं कि उसने बलात् प्रतिरोध किया तो तुम अब मार उसे, जाने क्या क्या उसके साथ ये किए जा रहे हो, ये नहीं, ठीक है। तो आपका 46 ये बात कह रहा है। अब वो व्यक्ति जो गिरफ्तार हो गया उसके अधिकारों की बात शुरू हो गई। अभी तक हम लोग किस पर बात कर रहे थे? गिरफ्तारी। अभी तक जो बात हुई गिरफ्तारी। कौन करेगा, किन परिस्थितियों में करेगा, गिरफ्तारी का अर्थ क्या है, गिरफ्तार करने में कितने बल का प्रयोग होगा, गिरफ्तारी कहां कहां हो सकेगी, गिरफ्तार होने के लिए दायित्व के अधीन व्यक्ति
ये बंद स्थान में चला गया, तो क्या किया जा सकता है उसे गिरफ्तार करने के लिए? इन सब बातों पर चर्चा ये हुई। अब वो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार होना है, गिरफ्तार हो गया, तो अब गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, क्योंकि गिरफ्तार व्यक्ति के सब अधिकार खत्म हो जाते हों, ऐसी बात नहीं है। इवन जो फंडामेंटल राइट, जहां स्वतंत्रता का अधिकार यह दिया गया है, कहां शुरू होता है? अनुच्छेद 19 से, और कहां तक जाता है? अनुच्छेद 22 तक। ठीक है, 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार है, और जिनमें से अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की ही बात करता है। वे व्यक्ति जो अपराध के आरोप पर गिरफ्तार है, और वे व्यक्ति भी जो अपराध के आरोप पर गिरफ्तार नहीं है, बल्कि निवारक निरोध संबंधी विधियों के अंतर्गत गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें भी कौन कौन से अधिकार होंगे, इस संबंध में अनुच्छेद 22 ये लिखा गया है। तो आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट, उसमें भी गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों की चर्चा हुई है। क्यों? यह बात बहुत महत्व की है। हमने पहले भी कहा कि स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ। स्वतंत्रता इतना महत्वपूर्ण अधिकार है कि इसकी सुरक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। इसलिए अनुच्छेद 22 में वहां भी कहा गया है कि जैसे ही व्यक्ति गिरफ्तार होगा, उसे गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे, उसे यह बताया जाएगा कि वो अपने वकीलों से सलाह कर सकता है, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, ताकि मजिस्ट्रेट ये देख सके कि जो कुछ गिरफ्तारी के आधार के तौर पर बताया जा रहा है, क्या वाकई वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं है, या मनमाने ढंग से व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब ये निकला कि गिरफ्तारी छोटी बात नहीं है। और यहां भी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ये बताई गई हैं, किसके लिए? अरेस्टिंग अफसर के लिए, कि वो उस व्यक्ति को वो सब बताए जो गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के रूप में यहां बीएनएसएस में वर्णित हुआ है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की। जो गिरफ्तार व्यक्ति है, उसका सबसे पहला अधिकार क्या है? कहता है गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला, यह उसे मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात, क्यों गिरफ्तार किया यह बताइए। कहता है किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पुलिस अधिकारी, सॉरी व्यक्ति नहीं है, किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टियां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा। और शब्द ये नहीं लाए सूचित करेगा, शब्द लाए संसूचित करेगा। दोनों बातों में फर्क हो जाता है। सूचित करना ये अलग बात है, और संसूचित करना ये अलग बात है। ठीक है, सूचित करना है, ठीक है, मीनिंग देयर बाय सप्लाई ऑफ द इंफॉर्मेशन, और आपका संसूचित ग्राउंड कम्युनिकेट करना, शब्द अलग अलग हो जाएंगे। तो कहता है कि किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति
तो क्या अन्य व्यक्ति भी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है? ठीक है, तो अन्य व्यक्ति अगर गिरफ्तार करेगा तो प्राइवेट पर्सन है, ठीक है ना? तो प्राइवेट पर्सन अगर गिरफ्तार करेगा तो पुलिस अधिकारी उसके पास ले ही जाएगा तत्काल, और फिर पुलिस अधिकारी उसे पुनः गिरफ्तार करेगा। ये लिखा है भाई। जब हम लोगों ने देखा था प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, तो हमने कहा था कि प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करेगा व्यक्ति को, और गिरफ्तार करने के बाद तीन बातें हो सकती। उसने सही गिरफ्तार किया, उसने गलत गिरफ्तार किया, या उसने असंज्ञेय अपराध इसे संज्ञेय समझकर गिरफ्तार कर लिया। तो अगर सही गिरफ्तार किया तो पुलिस अधिकारी उसे पुनः गिरफ्तार करेगा। अगर उसने असंज्ञेय को संज्ञेय समझकर गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस अधिकारी सेक्शन 39 उसकी कंप्लायंस करेगा। ठीक है, नाम निवास स्थान पूछकर नाम निवास स्थान पूछकर और बॉन्ड एग्जीक्यूट कराकर छोड़ देगा। वो व्यक्ति अगर भारत में नहीं रहता तो वारंट निकलना, बॉन्ड प्रतिभुओं सहित यह निष्पादित कराया जाएगा। यही तब तो लिखा था। और अगर गलत गिरफ्तार कर लिया तो मुक्त कर देगा, छोड़ देगा। तो इसका मतलब ये अन्य व्यक्ति प्राइवेट पर्सन के लिए तो नहीं हो सकता, ठीक है ना? फिर ये अन्य व्यक्ति किसके लिए लिखा है आगे हम लोग देखेंगे। जो सुपीरियर अफसर कई बार वो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़कर आए कि जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वे जिस क्षेत्र में नियुक्त हैं उस संपूर्ण क्षेत्र में उन्हें थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां ये प्राप्त हैं। हमने आपसे कहा था कि पुलिस अधीक्षक महोदय को संपूर्ण जिले में, डीजीपी महोदय को संपूर्ण प्रदेश में वे शक्तियां मिली हुई हैं जो थाने के भारसाधक अधिकारी को अपने थाने में मिली हुई हैं। और जो थाने का भारसाधक अधिकारी है वो अन्वेषण करने के लिए सशक्त है। इसका मतलब यह हुए कि पुलिस अधीक्षक महोदय वे जिस जिले में नियुक्त हैं उस पूरे जिले में किसी भी अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त हैं, ठीक है ना? क्योंकि थानाध्यक्ष महोदय, थाने के भारसाधक अधिकारी अपने थाने की सीमाओं के भीतर जिन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उस समस्त क्षेत्र के भीतर जिस क्षेत्र के लिए वे नियुक्त हैं थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग ये कर सकते हैं। ये आपको बताया था। अब सवाल ये उठता है, डीजीपी महोदय किसी मामले का अन्वेषण ये कर रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है? वे अन्वेषण कर रहे हैं और अन्वेषण का पार्ट गिरफ्तारी है। भाई गिरफ्तारी अन्वेषण का भाग है ना। उन्हें लगता है कि इत्तिला विश्वसनीय है, परिवाद उचित है, ठीक है, संदेह उचित है। अब गिरफ्तारी का अधिकार उन्हें आ गया बिना वारंट। और जब हम वहां मिलाकर पढ़ लें, वो 176 शायद है, ठीक है, 176 तो है बीएनएसएस में, और पुराने में 157 सीआरपीसी, वहां मिलाकर अगर पढ़ें तो उन्हें लगता है गिरफ्तारी आवश्यक है। ये इस निर्णय पर आ गए। तो अब दो काम होने चाहिए, डीजीपी महोदय लखनऊ से चलें और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करें, यही तो हो सकता है। अब अगर डीजीपी महोदय एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने आए तो उनके पद से जुड़े हुए बहुत सारे काम हैं
जो उन्हें छोड़ने पड़ेंगे इन समस्याओं के समाधान के लिए, या फिर अन्वेषण आप कोई अपराध करके दिल्ली में भाग गए, आपके अपराध के संबंध में अन्वेषण कहां चल रहा? दिल्ली में। आप रहते कहां हो? शाहजहांपुर में। जो अन्वेषण अधिकारी है उसे गिरफ्तारी की जरूरत हो गई, अब वो दिल्ली से यहां आए, जब तक आएगा तब तक तो भाग जाओगे। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए पिछली जो सीआरपीसी थी उसमें सेक्शन 55 था, अब मेरे ख्याल से 52 होना चाहिए, क्योंकि 3 कम करके चल रहा है। ठीक है, पहले 55 था, अभी भी 55, सेक्शन 55 अभी भी एक बात कहता है कि वो पुलिस अधिकारी जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, लिखित अध्यपेक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं रिक्विजिशन, और रिक्विजिशन शब्द आता है रिक्वायर्ड, इससे रिक्वायर्ड माने जिसकी जरूरत, यानी अगर कोई पुलिस अधिकारी अन्वेषण कर रहा है और उसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की जरूरत है, तो वो लिखित अध्यपेक्षा, रिटन रिक्विजिशन ये भेज सकता है किसी अन्य पुलिस अधिकारी के पास, और वो अन्य पुलिस अधिकारी इस रिटन रिक्विजिशन के आधार पर काम करेगा, और उस समय वो पुलिस अधिकारी जो रिटन रिक्विजिशन के आधार पर काम कर रहा है, इसे पुलिस अधिकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि पुलिस अधिकारी वारंट के बिना तो वो गिरफ्तार कर सकता है जो अन्वेषण कर रहा हो, ये अन्वेषण तो कर नहीं रहा, इसे तो केवल रिटन रिक्विजिशन मिला है, तो ये इस समय अन्य व्यक्ति कहलाएगा, क्योंकि अन्य व्यक्ति की संज्ञा में रिक्विजिशन पर काम करता हुआ पुलिस अधिकारी भी आ जाएगा। ठीक है, और इसी ढंग के प्रोविजन हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग वारंट के अधीन, ठीक है, किन्हीं व्यक्तियों की गिरफ्तारी कैसे होगी उस संबंध में प्रोविजंस को पढ़ेंगे। जब सेक्शन 70, 71, 72 शुरू होगा तब भी ऐसे प्रोविजन आएंगे। यहां बिना वारंट गिरफ्तार होने वाले व्यक्तियों की बात हो रही है, ठीक है ना, और जब वारंट पर गिरफ्तारी होगी तब बात डिफरेंट ढंग से चलेगी। वहां भी लिखा है सेक्शन 75 है कि वारंट के सार की सूचना जो दी जाएगी आदि आदि, देखेंगे वहां जब पहुंचेंगे। यहां बिना वारंट गिरफ्तारी हो रही, और बिना वारंट गिरफ्तारी कौन कर रहा? या तो पुलिस अधिकारी, और पुलिस अधिकारी जो वारंट के बिना गिरफ्तार करने की सक्षम है वो सेक्शन 35 का है, और अक्सर वो अन्वेषण कर रहा होता है। ठीक है, या अन्य व्यक्ति कौन? वो जो सेक्शन 55 के अंतर्गत रिक्विजिशन पर काम करेगा। ठीक है, तो कहता है किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टि या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा। तुरंत शब्द तुरंत है, यह आर्टिकल 22 से अंतर है। आर्टिकल 22 में कहता है कि गिरफ्तारी के जो आधार हैं वो अनावश्यक विलंब के बिना संसूचित किए जाएंगे। ठीक है, और यहां कहता तुरंत संसूचित करेगा। शब्दों में फर्क है, यानी वहां अगर विलंब आवश्यक हो रहा है तो विलंब किया जा सकता है, यहां कहता तुरंत संसूचित करेगा। आपने इधर गिरफ्तार किया, इधर उसे गिरफ्तारी इसके आधार बताएंगे और उस अपराध की विशिष्टियां बताएंगे जिसके लिए आपने गिरफ्तार किया। कि तुमने देखो फला जगह चोरी की थी, उसके लिए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। फला जगह चोरी की थी, इस तारीख को की थी, इस सन, ठीक है, इस सन में, इस महीने में, इतने बजे, फला के घर में, फला की दुकान में, पूर्ण विशिष्टियां ये बताएंगे आप, और उसे, ठीक है, गिरफ्तारी के अन्य आधार संसूचित करेंगे।
ठीक है। ये जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है। अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न, ये कौन हुआ? जमानती अपराध, ठीक है ना, जिसके ऊपर अजमानती अपराध का अभियोग है, उसे तो सामान्य तौर पर जमानत का अधिकार, जमानत मांगने का अधिकार है, मांगने का है, लेकिन प्राप्त करने का थोड़ा ही है। तो अगर पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है और वो व्यक्ति अभियुक्त है अजमानती अपराध से भिन्न अपराध का, ठीक है, और वारंट के बिना उसने गिरफ्तार किया है, तो वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तिला देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभूओं का इंतजाम करे। तो उसे वो बताएगा कि आप श्योरिटीज इनकी व्यवस्था करें। तो आप देखेंगे कि गिरफ्तारी के बाद जो सबसे पहला हक गिरफ्तार हुए व्यक्ति को मिल रहा है वो गिरफ्तारी के आधार जानने का मिल रहा है, उस अपराध की विशिष्टियां जानने का मिल रहा है जिसके लिए वो गिरफ्तार हुआ, और जमानत इसे प्राप्त करने का अधिकार मिल रहा है यदि जमानत हो सकती है तो, यानी वारंट के बिना है और अजमानती अपराध से भिन्न अपराध के अभियुक्त के तौर पर उसे गिरफ्तार किया गया है। तो जल्द से जल्द ऐसी दशा में उसे जमानत मिल जाए, इसकी व्यवस्था विधायिका ने की, और गिरफ्तारी के आधार उसे पता लगेंगे तो जिसे उसे कांटेक्ट करना है जमानत के लिए उसे वो कांटेक्ट करेगा। तो सबसे पहला हक गिरफ्तार व्यक्ति का है कि उसे गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, और यदि जमानत मिल सकती है तो जमानत प्राप्त करने का हक है। शेष गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के अधिकार कौन कौन से हैं, इन पर विस्तार से बात कल करेंगे हम लोग, देखेंगे।